नमस्कार दोस्तों, YouTube के हिस्ट्री अड्डा चैनल पर मैं डॉक्टर दिवाकर मिश्रा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप अध्ययन कर रहे हैं सारस्वत सैंधव सभ्यता का, जिसके कुल 8 वीडियोस अभी तक आपने देखे। इस श्रृंखला के 9वें भाग में हम बात करेंगे हड़प्पा कालीन एक महत्वपूर्ण पुरास्थल राखीगढ़ी के विषय में, जो वर्तमान समय में काफी हाईलाइटेड है, चर्चित है और इससे जुड़े हुए नए नए तथ्य और शोध कार्य आप लगातार समाचार पत्रों और न्यूज चैनल्स पर देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। लेकिन राखीगढ़ी पुरा स्थल आगामी परीक्षाओं में कितना महत्वपूर्ण है और कौन कौन से तथ्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना है, उन सभी तथ्यों का संकलन करते हुए चलिए शुरू करें आज के इस वीडियो की शुरुआत, जो मुख्य रूप से केंद्रित है राखीगढ़ी पर। सबसे पहले तो राखीगढ़ी के भौगोलिक स्थिति की बात कर लें तो यह हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। सरस्वती दृष्टि नदी घाटी में देश आजादी के बाद बहुसंख्यक हड़प्पा कालीन पुरास्थल खोजे गए, जिनमें पहला कदम अमलानंद घोष ने उठाया और दर्जनों पुरास्थल खोज डाले। लेकिन राखीगढ़ी बाद में खोजा गया था और न केवल हड़प्पा कालीन ये महत्वपूर्ण पुरास्थल है, बल्कि 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड, जो अमेरिका का एक एनजीओ है, उसने इस पुरास्थल को एशिया के 10 सबसे बड़े संकटग्रस्त पुरास्थलों में शामिल कर लिया है। ये एक नया तथ्य आप याद रखेंगे। एशिया के 10 सबसे अधिक संकटग्रस्त पुरास्थल में आपके राखीगढ़ी का भी नाम शामिल है। इसके खोजकर्ता सूरजभान थे और प्रथम उत्खनन का कार्य अमरेंद्रनाथ ने किया था। देखिए, उत्खननकर्ता अमरेंद्रनाथ, लेकिन ये पहले हैं, इसका मतलब आगे चल करके फिर से उत्खनन का कार्य यहाँ पर किया गया होगा, तो दूसरे उत्खननकर्ता की बात हम आगे करेंगे। पहले जान लें कि हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी विस्तार की ये प्रांतीय राजधानी के रूप में इसको मान्यता मिली। जैसा अभी आपने मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के संदर्भ में पढ़ा होगा कि उसको जुड़वा राजधानी भी कहा गया, फिर कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा गया। ऐसे ही राखीगढ़ी से जितने भी साक्ष्य हमें उपलब्ध हो पाए, उस आधार पर विद्वानों ने इसे प्रांतीय राजधानी के रूप में स्वीकार किया। इसके आकार को लेकर के और इसके नगर नियोजन इत्यादि को लेकर के यहाँ जो उत्खनन का कार्य अमरेंद्रनाथ ने किया, वो साइट कैचमेंट विश्लेषण के आधार पर किया और इस प्रकार साइट कैचमेंट विधा के आधार पर सर्वेक्षित दूसरा हड़प्पीय पुरास्थल राखीगढ़ी बना। जबकि पहला हड़प्पीय पुरास्थल कौन सा? कुंतासी सबसे पहला हड़प्पीय पुरास्थल है, जिसको साइट कैचमेंट एनालिसिस के आधार पर स्टडी किया गया। यहाँ पर एक चीज आपको बतला दें कि अभी ग्लोबल हेरिटेज फंड की बात हमने की, उसी ने हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े पुरास्थल राखीगढ़ी की घोषणा की। यानी उसने अपने रिपोर्ट में स्वीकार किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा पुरास्थल राखीगढ़ी है और इसका वर्तमान में जो क्षेत्रफल है वो 350 हेक्टेयर है और कुल 11 टीले इसमें शामिल हैं। हालांकि विद्वानों ने अनुमान किया है कि 500 हेक्टेयर के ऊपर यह पुरास्थल फैला हुआ है, लेकिन कुछ भाग पर कृषि कार्य हो रहा है, कुछ पर आबादी है, तो उस कारण से संपूर्ण पुरास्थल का उत्खनन संभव नहीं हो पाया। तो एक एक करके टीले पहचाने गए और फिर वहां पर उत्खनन का कार्य लगातार हो रहा है। हड़प्पा सभ्यता के विशालतम पुरास्थलों का अब अगर आरोही क्रम से सजाया जाए तो पहले आप मोहनजोदड़ो को पढ़ते होंगे, लेकिन मोहनजोदड़ो से भी आगे निकल गया राखीगढ़ी, सबसे बड़ा पुरास्थल। राखीगढ़ी के बाद मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा और अंत में धौलावीरा। ये 4 क्रम आप याद रखेंगे। मोहनजोदड़ो जिसको माना जा रहा था सबसे बड़ा, लेकिन वो दूसरे स्थान पर राखीगढ़ी के बाद आया। और हालांकि एक गनेरी वाला भी एक पुरास्थल अभी पहचाना गया है, अगर उसको भी शामिल कर लें तो मोहनजोदड़ो तीसरे स्थान पर चला जाएगा। गनेरी वाला का क्षेत्रफल लगभग अनुमान किया गया है 300 हेक्टेयर का, लेकिन वो उत्खनित नहीं पुरास्थल है, वहां पर उत्खनन का कार्य नहीं किया गया। ये जो पुरास्थल हम आपको बतला रहे हैं, ये उत्खनित पुरास्थल हैं, सर्वेक्षित या पहचाने गए नहीं है। आगे बात करें, जब उत्खनन का कार्य हुआ तो इसके प्राचीनतम स्तर से सोथी मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले, और जैसा हमने कहा कि सोथी मृदभांड संस्कृति जो है वो प्राक हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है और इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष थे। तो सबसे
प्राचीनतम स्तर से राखी गढ़ी के ये मृदभांडों की संस्कृति मिली। साथ ही साथ यहाँ से प्राक हड़प्पा और विकसित हड़प्पा चरण देखने को मिलता है, यानी प्री हड़प्पन फेज भी यहाँ पर है और अर्ली हड़प्पन के साथ साथ मैच्योर हड़प्पन फेज भी यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ता है। एक ईंट पर जानवर के पंजों के निशान की प्राप्ति हुई है। इस काल में जो नगर नियोजन वगैरह में आप ईंटों का प्रयोग देखें तो एक ईंट पर जानवरों के पंजों के निशान मिले हुए हैं, ये याद रखिएगा। अभी आप चौंदड़ों के संदर्भ में पढ़ते थे, कुत्ते और बिल्ली के पीछा करने का जो निशान मिला है ईंट पर, यहाँ पर भी जानवरों के पंजों के निशान मिले हुए हैं। साथ ही साथ 10 कक्षों वाला अंग्रेजी के एल आकार का अन्नागार मिला हुआ है। अन्नागार आप हड़प्पा के संदर्भ में पढ़ते होंगे, लेकिन राखी गढ़ी के संदर्भ में भी जान लें, यहां से भी 10 कक्षों का अन्नागार मिला है, लेकिन एल आकार का है अंग्रेजी के। फिर बात करें चबूतरे पर एक सीध में 4 अग्नि वेदिकाओं के प्रमाण मिले हैं और अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से भी आप देखते ही हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन यहाँ पर लिंग, योनि और मानवाकार अग्नि वेदिकाएं मिलती हैं, जो सबसे अनूठा है। मानवाकार अग्नि वेदिकाएं कहीं नहीं मिली हैं। लिंग, योनि जैसी अग्नि वेदिकाएं न तो कालीबंगा से मिलती हैं न अन्य पुरास्थलों से मिलती हैं। तो ये अपने आप में एक धार्मिक अनुष्ठान का एक अनूठा प्रयोग था। साथ ही साथ अगर धर्म की बात करें तो बलि वेदिका यहाँ से मिली है और उनमें विभिन्न पशुओं की अस्थियों के अवशेषों की भी प्राप्ति हुई है। तो इस तरह के जो अस्थि अवशेष मिले हैं उनके आधार पर ऐसा माना जा रहा है कि राखी गढ़ी के जो निवासी हैं वो मांसाहारी रहे होंगे, मांसाहार करते होंगे। अनाज के रूप में ये गेहूं, जौ, धान और इस तरह के फसलों का प्रयोग करते थे, दानों की प्राप्ति हुई है। उस आधार पर प्रमाणित होता है कि यहाँ के लोग मांसाहारी होने के साथ साथ शाकाहारी भी थे। इसके अतिरिक्त अभी जो नई स्टडी हुई है उसमें जो मृदभांडों में जो भोजन के अवशेष मिले हुए हैं उस आधार पर माना गया कि यहाँ के निवासी केला, शहद और खट्टी दाल का प्रयोग भोजन के रूप में करते थे। तो मांसाहार तो थे, शाकाहारी भी थे, उसका भी प्रमाण मिला हुआ है। फसलों के अनाज के दाने मिले हुए हैं, साथ ही साथ केला, शहद और खट्टी दाल का भी प्रमाण मिल चुका है। एक चीज ये भी याद रखिएगा कि ईंटों का जो प्रयोग है, पक्की ईंटों का, कच्ची नहीं, पक्की ईंटों का प्रयोग सबसे पहले हमको राखी गढ़ी के प्री हड़प्पन फेज में मिलता है। कालीबंगा में तो कच्ची ईंटें मिली हैं, लेकिन राखी गढ़ी में याद रखिएगा हमें प्री हड़प्पन फेज से ही पक्की ईंटों के प्रमाण मिलने लगते हैं। फिर बात करें आगे तो चांदी या कांसे की वस्तु में लिपटे सूती वस्त्र का साक्ष्य भी यहाँ से मिला है। हड़प्पा से भी मिला है, चौंदड़ों से भी मिला है, लेकिन राखी गढ़ी में भी ये साक्ष्य आपको उपलब्ध हुआ है। बहुसंख्यक अलिखित मोहरों की प्राप्ति हुई है। मोहरे तो हैं और आप जानते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में मोहरे अलिखित नहीं मिलती, बहुत कम मिलती हैं। मोहनजोदड़ो से तो बताया ही मोहरों की सबसे अधिक प्राप्ति हुई है, लेकिन अलिखित मोहरों की प्राप्ति राखी गढ़ी से भी होती है। साथ ही साथ पिट्ठू के खेल का संकेत भी कहीं कहीं मिट्टी के ठीकरों पर मिलता है, तो पिट्ठू के खेल का साक्ष्य भी राखी गढ़ी से आप देख सकते हैं। ये आपके प्री हड़प्पन फेज में ही ये मिलता है। फिर एक अन्य जो अभी पेपर के माध्यम से भी आप लोग जाने होंगे, नमस्कार की मुद्रा में योगी की प्रतिमा, एक योगी की प्रतिमा है जो नमस्कार की मुद्रा में है। इस प्रकार ये माना गया कि अभिनंदन का प्राचीनतम पुरातात्विक साक्ष्य है। और ये जो आप प्रतिमा देख रहे हैं, ये मृण मूर्ति है, ये वर्तमान समय में नेशनल म्यूजियम दिल्ली में इसको सुरक्षित किया गया, संरक्षित किया गया है और अपने आप में ये परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। आगामी किसी भी परीक्षा में इससे प्रश्न बनने के चांसेस बहुत हैं। फिर बात करें हड़प्पा कालीन मनके बनाने का कारखाना यहाँ से उपलब्ध हुआ है। अभी आप औद्योगिक कालीन नगरों के विषय में पढ़े। हड़प्पा कालीन पहला औद्योगिक नगर घोषित किया गया था चौंदड़ो को। कारण ये था कि वहां पर मनका बनाने का कारखाना और बहुसंख्यक मनकों की प्राप्ति हुई। और राखी गढ़ी में भी यही चीज है, मनके बनाने का कारखाना मिला। और न केवल कारखाना मनके बनाने का मिला, बल्कि मनकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर भी मिला। एक पत्थर भी मिला जिस पर मनकों को चिकना किया जाता था। साथ ही साथ अंग्रेजी के यू आकार के एक अंगीठी मिली है जिसमें पत्थर को गर्म किया जाता रहा होगा।
आप गांव में चले जाइए तो चूल्हे भी आप देखें तो यू आकार में आपको देखने को मिल जाएंगे। इस प्रकार की अंगीठी आपके राखी गढ़ी से हड़प्पा काल में उपलब्ध हुई है। साथ ही साथ 8 कक्षों वाला नक्काशी का भी एक कारखाना मिला, जहाँ इनग्रेविंग का काम होता था, नक्काशी उत्कीर्णन का काम होता था, तो उसका भी कारखाना था। इसके अतिरिक्त हाथी दांत और अस्थि निर्मित वस्तुओं का निर्माण केंद्र भी ये था। यहाँ पर हाथी दांत और अस्थि निर्मित बहुत संख्यक वस्तुएं मिली हैं जो निर्मित अर्धनिर्मित अवस्था में हैं, और इसी आधार पर राखी गढ़ी को मैन्युफैक्चरर साइट भी माना गया है। इंडस्ट्रियल साइट, मैन्युफैक्चरर साइट राखी गढ़ी था इन प्रमाणों के आधार पर। अब बात करें, राखी गढ़ी में कब्रिस्तान या समाधि स्थल मिला हुआ है। हमने आपको बताया कुल 11 टीले हैं, उनमें 7वें टीले से इस तरह के कब्रिस्तान का साक्ष्य उपलब्ध हुआ है। यहाँ जो समाधि स्थल मिला वो आवासीय स्थल से उत्तर दिशा में है, यानी जहां पर आबादी हड़प्पा काल में लोगों ने बसाई थी उसके उत्तर दिशा में 7वें नंबर के टीले पर इस तरह का कब्रिस्तान बनाया गया था। यहाँ पर कालीबंगा की भांति प्रतीकात्मक समाधियों की भी प्राप्ति हुई, और प्रतीकात्मक समाधि का मतलब ये कि समाधि तो बनाया गया है, उसमें अवशेष भी रखे गए हैं, लेकिन कोई शवाधान नहीं मिलता, कोई भी शव उसमें नहीं दफनाया गया था, उसको प्रतीक के रूप में बना करके छोड़ दिया गया था। इसी प्रकार एक युगल समाधि की प्राप्ति हुई है, और अभी आप पढ़ते भी होंगे कि लोथल से युगल समाधि मिली हुई है, लेकिन ये लोथल से भिन्न मिला है, ये भी अंतर याद रखिएगा। लोथल से जो मिला है वो युगल तो है, लेकिन उसको माना जाता है कि एक कंकाल की मृत्यु पहले हुई है और दूसरे की बाद में हुई है, यानी दोनों एक साथ मरी अवस्था में नहीं दफनाए गए थे। और ये माना गया कि पति के बाद पत्नी मरी होगी तो वो सती प्रथा भी कुछ लोग उसको मानते हैं, ऐसा राव महोदय ऐसा मानते हैं। लेकिन लोथल से भिन्न यहाँ पर क्या है कि एकमात्र युगल प्रेमी की समाधि मिली है, यानी ये प्रेमी प्रेमिका रहे होंगे ऐसा विद्वानों का मानना है, और ये जो कपल है वो एक साथ मरा होगा और एक साथ इनको दफनाया गया होगा, और जो पुरुष कंकाल है वो युवती की तरफ एक टक निहारते हुए पोजीशन में लिटाया गया है, यानी वो अपनी प्रेयसी को निहार रहा है, उसका दीदार कर रहा है, और इसी आधार पर लोगों ने इसे प्रेमी युगल माना, और ये भी माना कि ये कम उम्र के हैं और इनकी मृत्यु एक ही साथ हुई है। फिर एक शवाधान में लकड़ी के ताबूत के अवशेष भी मिले हैं, और आपने पढ़ा भी होगा कि हड़प्पा पूरा स्थल से जो कब्रिस्तान मिला वहां पर देवदार की लकड़ी का एक ताबूत मिला हुआ है, तो ऐसा ही लकड़ी का ताबूत का अवशेष राखी गढ़ी में भी हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ याद रखेंगे 3 महिला कंकालों के हाथ पर शंख की चूड़ियां मिली हैं। शंख की चूड़ियां महिला कंकालों के हाथ पर, आभूषणों का ये एक उदाहरण अच्छा है जो कंकालों के साथ मिलता है। साथ ही साथ एक महिला कंकाल के हाथ पर शंख की चूड़ियों के साथ गले में सिलखड़ी का हार भी मिला, यानी हार पहने हुए महिला का कंकाल। एक शवाधान के पास सोने की छोटी पट्टिका या बाजूबंद की भी प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार राखी गढ़ी के जो कंकाल मिले हैं महिलाओं के, वो ऐसा लगता है कि वे आभूषण प्रिय रही होंगी और अमीर परिवार से रही होंगी, तभी शंख और इस तरह के सिलखड़ी के हार और सोने की पट्टियां मिल रही हैं। फिर एक महिला के कंकाल में सिंदूर लगाने का भी साक्ष्य मिला हुआ है। अब सिंदूर आप पढ़ते होंगे नौसारों से, मृण मूर्तियों पर सिंदूर का साक्ष्य मिला हुआ है, लेकिन राखी गढ़ी के कंकाल पर सिंदूर का साक्ष्य अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको भी याद रखिएगा। तो इतने तथ्य आपने अभी देखे जो राखी गढ़ी से जुड़े हुए थे, महत्वपूर्ण थे। अब हम बात करते हैं राखी गढ़ी प्रोजेक्ट की। राखी गढ़ी प्रोजेक्ट ऑफ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंट प्रारंभ हुआ 2012 में। इस प्रोजेक्ट के नेतृत्वकर्ता बसंत सिंधे थे, प्रोफेसर बसंत सिंधे, पूर्व वाइस चांसलर हैं डेक्कन कॉलेज के। उन्होंने ही राखी गढ़ी के इस प्रोजेक्ट का प्रारंभ किया और साथ ही साथ यहाँ पर उत्खनन का कार्य करवाया। और हमने जैसा अमरेंद्र नाथ के संदर्भ में कहा कि वे पहले उत्खनन करता थे, तो बसंत सिंधे सर द्वितीय उत्खननकर्ता बने राखी गढ़ी पुरास्थल के। एकमात्र हड़प्पा कालीन ये पुरास्थल जहां से प्राप्त कंकाल कुल 61 उस समय प्राप्त हुए थे, तो 61 में से एक कंकाल का डीएनए परीक्षण किया गया।
तो डीएनए परीक्षण किस हड़प्पाकालीन पुरास्थल के कंकाल का किया गया? तो राखीगढ़ी का। एक ही मात्र उदाहरण है अभी तक। इस महिला कंकाल को जेनेटिक नाम जो दिया गया है वो I6113 दिया गया है। जेनेटिक नाम है, आर्कियोलॉजिकल नाम नहीं है, जेनेटिक, जिससे ये डीएनए परीक्षण किया गया। ये महिला कंकाल का जो डीएनए प्राप्त किया गया वो पेट्रस बोन, जो कान के पास एक हिस्सा है मानव कपाल का, वहां से डीएनए प्राप्त किया गया। और ऐसा माना जाता है कि इस हिस्से में डीएनए की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है और डीएनए सुरक्षित अवस्था में यहां से उपलब्ध हो सकता है। तो यहीं से डीएनए पाया गया और फिर इसका परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में जो शामिल भारतीय वैज्ञानिक थे, बसंत सिंधे सर के अतिरिक्त नीरज राय थे। जानते ही बिरबल साहनी पुराविज्ञानी संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। वहीं के ये वैज्ञानिक थे। डीएनए परीक्षण को लीड इन्होंने ही किया था, नीरज राय सर ने। और इसके अतिरिक्त इसको पूरे वर्ल्ड से मान्यता मिले। ऐसा नहीं कि भारत की स्टडी है तो वर्ल्ड के लोगों में भी संदेह जाएगा इस स्टडी को लेकर के। इसके लिए विदेशी पुराविदों और वैज्ञानिकों को शामिल किया गया इस शोध कार्य में। तो डेविड रिच और बागीश नरसिम्हन इस डीएनए परीक्षण में शामिल थे। और यही कारण है कि विश्व में ये इस परीक्षण को मान्यता भी मिल रही है। इसके जो निष्कर्ष, जो कंक्लूजन अभी आप जानेंगे, उसको वर्ल्ड लेवल पर, वर्ल्ड आर्कियोलॉजी में और न्यू जो डिस्कवरीज हैं उसमें लगातार इसको मान्यता भी मिल रही है। इस डीएनए का जो परीक्षण कार्य किया गया ये प्रकाशित हुआ सेल नामक इंटरनेशनल जर्नल में। सेल एक ऑनलाइन जर्नल है, उसमें इस तरीके के डीएनए परीक्षण का जो पेपर है वो पब्लिश किया गया। शीर्षक याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम लैक्स एंसेंट्री फ्रॉम स्टेपे पेस्टोरिलिस्ट आर ईरानी फॉर्मर्स। ये टाइटल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे मिल जाएगा। सेल पत्रिका डीएनए रिपोर्ट सर्च करेंगे मिल जाएगा। राखीगढ़ी डीएनए रिपोर्ट सर्च करेंगे, आपको इजी अवेलेबल है, पीडीएफ फॉर्म में कहीं भी आपको मिल जाएगा। इस शोध कार्य का जो मुख्य निष्कर्ष है वो जान लें। जानकारी के लिए तो जान लीजिए, लेकिन एग्जाम के व्यू से जान लीजिए कि इस शोध कार्य का जो मुख्य निष्कर्ष निकला वो ये कि भारत में मध्य एशिया से कोई प्रव्रजन नहीं हुआ। अभी तक ये माना जाता था कि हड़प्पा के लोगों को आर्यों द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया। आर्य आक्रमण की एक थियरी जो बनाई गई, जिसमें यह माना गया कि आर्य मध्य एशिया के निवासी थे और वो वहां से माइग्रेट होते होते सप्त सैंधव प्रदेश के क्षेत्रों में आए और यहाँ पर आकर के बस गए। लेकिन ये निष्कर्ष टोटल ये मानता है कि मध्य एशिया से किसी भी प्रकार का कोई भी माइग्रेशन नहीं हुआ। तब सवाल ये उठता है कि यहाँ के लोग कहाँ के थे या यहाँ पर खेती का प्रारंभ किसने किया? तो दक्षिण एशिया में कृषि का प्रारंभ करने वाले जो लोग थे वो मध्य एशिया से माइग्रेट होकर के नहीं आए थे आर्यों के रूप में, बल्कि यहीं के स्थानीय मूल के लोग थे। जो हड़प्पा के लोग थे वही धीरे धीरे जो है कृषि का भी प्रारंभ यहाँ पर कर दिए। आर्यों की थियरी को ये टोटल नेग्लेक्ट करता है। और क्यों नेग्लेक्ट करता है? क्योंकि आर्यों का वह जीन जो इस कंकाल में, यानी जो महिला कंकाल का डीएनए परीक्षण किया गया, उसमें आर्यों का जीन या मध्य एशियाई लोगों का जीन नहीं मिला। और वो जो जीन है वो है R1A1। ये जीन जब इस कंकाल में नहीं मिला तो स्पष्ट हो गया कि आर्यों का कोई भी प्रव्रजन नहीं हुआ था। और इस प्रकार से यह जो शोध कार्य है ये आर्य आक्रमण के सिद्धांत को पूरी तरीके से खंडित करता है। पूरा मेन फोकस जो है आर्य आक्रमण के सिद्धांत को खंडित करना ही है इस शोध कार्य का। जिस आर्य आक्रमण को हम और आप पढ़ते रहे हैं और आपको हमने हड़प्पा सभ्यता के पतन के मुख्य कारण में बताया भी कि इसके प्रतिपादक कौन थे, तो जानते ही हैं आरपी चंदा, जिन्होंने इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। बाद में समर्थन का कार्य गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर ने भी किया। मार्टिमर व्हीलर ने तो यहां तक माना कि मोहनजोदड़ो में जो नरसंहार हुआ वो इंद्र द्वारा किया गया। इंद्र को जो है पुरंदर जो माना गया उस आधार पर। लेकिन इस तरह की जो कल्पनाएं की गई वो धीरे धीरे वैज्ञानिक शोधों द्वारा लगातार
खंडित की जा रही हैं और उसी क्रम में आर्य आक्रमण के सिद्धांत को भी पूरी तरीके से वर्तमान समय में खंडित कर दिया गया है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और ये आपके सामने अभी हमने रखा। राखी गढ़ी से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे लगभग सभी का संकलन संक्षेप रूप में ही किया गया और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्यों को ही रखा गया है। अगर इसमें आपको विशेष जानना है तो इस तरह के रिसर्च पेपर या न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आपको लगातार जानकारी मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, और जो अगला भाग होगा सारस्वत सिंधु सभ्यता का 10वां भाग, वो महत्वपूर्ण नगरों पर ही आधारित होगा और अगले भाग में हम बात करेंगे हरियाणा, पंजाब, इन राज्यों के जो अन्य महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं उनके विषय में। थैंक यू फॉर वॉचिंग हिस्ट्री अड्डा।